आज की क्लास में हम बात करेंगे डेटाबेस स्कीमा के बारे में। डेटाबेस के अंदर स्कीमा क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डेटाबेस स्कीमा डिफाइंस हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड विद इन ए डेटाबेस। डेटाबेस स्कीमा, स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करती है? डेटाबेस की स्ट्रक्चर यह डिफाइन करती है कि कैसे डेटाबेस के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। देखिए, डेटाबेस का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड फॉर्म के अंदर, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर किसी डेटा को स्टोर करवाना। अगर आप डेटाबेस के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी एक अच्छी सी स्कीमा बनाई हो। अगर आपकी डेटाबेस की स्कीमा एकदम परफेक्ट है तो आप डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। दिस इंक्लूड द लॉजिकल कंस्ट्रेंट। देखो, स्कीमा के अंदर क्या क्या चीजें आती है? लॉजिकल कंस्ट्रेंट। लॉजिकल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि आप टेबल बनाएंगे, फील्ड डिफाइन करेंगे, मतलब उसके कॉलम्स डिफाइन करेंगे, उनका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, उसमें प्राइमरी की क्या है, उसमें फॉरेन की क्या है, इन सब चीजों को डिफाइन करेंगे। उनका रिलेशन बताएंगे कि भाई इस टेबल का इस टेबल के साथ में ये रिलेशन है, इस कॉलम का इसके साथ ये रिलेशन है। इन सबको डिफाइन करने से होगा क्या कि कभी भी अगर आप अपने डेटाबेस से कोई डेटा को निकालना चाहते हो, रिट्रीव करना चाहते हो, डेटाबेस में कोई डेटा की एंट्री करना चाहते हो, तो वो आप परफेक्टली कर सकते हो। उसमें डेटा की इंटीग्रिटी देखने को मिलेगी। मतलब ना तो आपका कोई कभी भी रॉन्ग डेटा एंटर होगा, ना ही आपको कभी रॉन्ग डेटा रिट्रीव होके आएगा। रॉन्ग डेटा एंटर का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि भाई किसी की भी एज लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए। आपने कंडीशन दे दी है कि किसी की भी एज 0 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, अगर स्कीमा में आपने ये कंस्ट्रेंट पहले से डिफाइन कर दिया है तो इन फ्यूचर कभी भी एज के अंदर नेगेटिव वैल्यू आपको शो नहीं होगी, ना ही वो एक्सेप्ट करेगा, ना ही जब हम इसे रिट्रीव करेंगे तो देखने को मिलेगी। तो स्कीमा डिफाइन करने से किसी भी डेटाबेस को हम ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं या डेटाबेस के डेटा को ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। आगे बात करें, इन एक्चुअल में होता क्या है? डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन ए फाइल। डेटा कैसे स्टोर होता है? फाइल्स में स्टोर होता है। कि मतलब हम कहते जरूर है कि डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन वो स्टोर किस में होता है? फाइल्स में होता है। लेकिन इस फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा है उसे ऑर्गेनाइज्ड करना चाहते हो, क्योंकि फाइल के अंदर जो डेटा होगा वो कैसा होगा? अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा। तो उसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो ऑर्गेनाइज क्यों करना है? ताकि जब आप डेटा को रिट्रीव करना चाहो इजिली रिट्रीव हो सके, जब इंसर्ट करना चाहो इजिली इंसर्ट हो सके। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप डेटाबेस की क्या डिफाइन कर दो? स्कीमा डिफाइन कर दो। इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए डेटाबेस। कि डेटाबेस में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा। देखो, स्कीमा के अंदर सिर्फ हम ये बताते हैं कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा, ना कि हम स्कीमा के अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना कि स्कीमा सिर्फ आपको कंस्ट्रेंट्स बताती है, आपको टेबल बनाना बताती है, लेकिन टेबल में जो डेटा है वो स्कीमा के अंदर नहीं रखा जाता। वो डेटा तो आपका किस में पड़ा है? फाइल में पड़ा होगा। आगे बात करें, इट कंटेन द लिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स एंड द इंस्ट्रक्शंस दैट इन्फॉर्म द डेटाबेस इंजन एंड हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। कि मतलब डेटाबेस इंजन को सिर्फ इतना बताना कि डेटा को कैसे रखना है, उसमें क्या कंडीशंस लगानी है, और जब हम कोई क्वेरी रन करें तो कैसे डेटा को निकाल कर लेकर आना है, किन किन कंडीशंस को फॉलो करते हुए डेटा रिट्रीव करवाना है। और अगर कोई डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसके ऊपर हमने क्या क्या प्रिविलेजेस लगाए हुए हैं, क्या क्या कंडीशंस लगाई हुई है, क्या क्या सिक्योरिटी लगाई हुई है, उन सबको ध्यान में रखते हुए अगर कोई वैलिड यूजर ही डेटा एक्सेस करने की डिमांड करे तो ही उसे डेटा एक्सेस करने देना है, अदरवाइज नहीं करने देना। ये सारा कुछ हम किसके अंदर डिफाइन करते हैं? डेटाबेस की स्कीमा के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ये था स्कीमा का मतलब। आगे बात करें, द स्कीमा डज नॉट फिजिकली कंटेन द डेटा। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो स्कीमा होगा उसके अंदर डेटा नहीं रखा जाता। स्कीमा के अंदर डेटा नहीं होता, डेटा तो हमारा फाइल में होता है। ये सिर्फ क्या रखता है? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन रखता है कि कैसे डेटा को स्टोर करवाना है, डेटा को कैसे स्टोर करवाना है, कैसे मैनेज करना है, वो इंफॉर्मेशन किस में रखी जाती है? स्कीमा के अंदर रखी जाती है। आगे बात करते हैं कि एग्जांपल के साथ कि भाई स्कीमा क्या होती है, कैसे बनाई जा सकती है।
तो देखिए स्कीमा बनाने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको जो भी प्रोजेक्ट या कोई भी एप्लीकेशन बनानी है सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को समझिए कि भाई मैं क्या बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लिया है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल्ड होना चाहते हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि उन डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को क्या कराते हैं, स्टडी करवाते हैं और उनके ग्रेड सिस्टम को भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन को समझेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट समझेंगे कि भाई हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद में क्या करते हैं हम, उसके अंदर हम फिर रिलेशन फाइंड करेंगे। क्या रिलेशन फाइंड करेंगे कि भाई एक स्टूडेंट का टीचर के साथ में क्या रिलेशन है, स्टूडेंट का कोर्स के साथ क्या रिलेशन है, स्टूडेंट का ग्रेड के साथ क्या रिलेशन है। इस तरीके से हम इनका क्या करते हैं, सबका रिलेशन आपस में फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में हमारा जो काम रह जाता है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम अपना डीबीएमएस डिसाइड करते हैं कि भाई कौन से डीबीएमएस के अंदर हम डेटाबेस की स्कीमा बनाना चाहते हैं। डीबीएमएस के अंदर जैसे कि आप कह सकते हो कि भाई आप MySQL के अंदर काम करना चाहते हो, आप कह दीजिए कि भाई मुझे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। आप कह दो नहीं मुझे तो ओरेकल में काम करना है तो ओरेकल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ये डिफाइन करते हो या आप डिसाइड करते हो कि भाई हमें किसके अंदर काम करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम टेबल वगैरह बना देंगे, फिर उन टेबल के बीच में क्या करेंगे, रिलेशंस दिखाएंगे, उनमें कंस्ट्रेंट्स दिखाएंगे। देन उसके बाद में हम उसको टेस्टिंग करेंगे और उस स्कीमा को पूरा का पूरा फाइनलाइज कर देंगे। तो इस तरीके से स्कीमा डिफाइन होती है। देखो इतना सारा काम करना है तो इतने सारे कामों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी स्कीमा बनानी पड़ेगी। अब स्कीमा बनाने का फायदा क्या हुआ, भाई स्कीमा बना क्यों रहे हैं, अगर स्कीमा नहीं बनाएंगे तो क्या दिक्कत क्या आएगी। सोच के देखिए कि अगर मैं स्कीमा ना बनाता इस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन का और मैं सीधा क्या करता, एक टेबल बनाता जिसके अंदर सारे के सारे स्टूडेंट का डेटा रख लेता, उसी के अंदर कोर्स की डिटेल रख देता, उसी में टीचर की डिटेल रख देता, उसी में एनरोलमेंट डिटेल, ग्रेड्स डिटेल सारी उसी में रख देता। क्यों, मैंने स्कीमा बनाई नहीं है, डेटाबेस बना लिया है, डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना ली है, टेबल के अंदर जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से अनमैनेज्ड फॉर्म में मैंने एक टेबल बनाई और टेबल बना के क्या कर दिया, सारा का सारा डेटा रख दिया कुछ इस तरीके से जैसे कि भी मैंने बनाया हुआ है। एक रफली आइडिया लिया मैंने, मान लीजिए जैसे कि मैंने स्टूडेंट का नेम स्टोर करवा दिया, कौन से डेट को एनरोल होना चाहता है, कौन से कोर्स में एनरोल होना चाहता है, कौन से टीचर उसको स्टडी करवाते हैं और क्या ग्रेड उसकी आई। तो मैंने एक ही टेबल में सारा काम कर दिया। क्यों, मान लेते कि हमने स्कीमा नहीं बनाई, हमें स्कीमा की नॉलेज नहीं है, अगर हम स्कीमा पे काम ना करें तो क्या दिक्कत क्या आएगी, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो देखिए एक स्टूडेंट था राम, उसने इतनी तारीख को C++ नाम के कोर्स में इस टीचर के थ्रू क्या किया, एनरोल्ड हुआ और उसका ग्रेड क्या आया, A++ आया। सेम एज फॉर राम ही नहीं, सेम स्टूडेंट ने कोई डिफरेंट डेट में डिफरेंट कोर्स में डिफरेंट टीचर के द्वारा स्टडी किया और A++ उसको ग्रेड मिला। ये काम हो गया। तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई काम तो हमारा सारा हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर स्कीमा की क्या जरूरत पड़ी। यहाँ पर समझने की क्या बात है कि पहली बात तो ये देखो स्टूडेंट का नाम रिपीट हो रहा है, डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, डेटा रिपीटेशन की प्रॉब्लम हमें यहाँ देखने को मिलेगी कि एक स्टूडेंट का नाम एक बार से ज्यादा आ रहा है। अगर ये स्टूडेंट 3, 4, 5, 10 कोर्सेज में एडमिशन लेता है तो बार बार राम लिखना पड़ेगा। लेकिन ये देखो स्कीमा बनाने से हमें क्या हुआ, हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दी, देख जिससे क्या हुआ, स्टूडेंट का नाम एक बार स्टोर होगा, फर्स्ट नेम में जाके स्टूडेंट का नाम स्टोर हो जाएगा, फिर स्टूडेंट की जो आईडी होगी वो एज ए प्राइमरी की है, दूसरे टेबल में जाके क्या काम कर रही है, एज ए फॉरेन की काम कर रही है। मतलब अगर हमें इस स्टूडेंट को कहीं एनरोल करना है दूसरे टेबल में, किसी दूसरे कोर्स में एनरोल करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसकी आईडी को यूज करेंगे, ना कि पूरा का पूरा नाम यूज करना पड़ेगा, हमें नाम दोबारा से लिखना ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। सेम एज अगर डीओबी को भी मैं इसी टेबल के अंदर ले लेता तो बार बार डीओबी भी लिखनी पड़ती, डेटा का रिपीटेशन होता। सेम एज कोर्स का नेम भी हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, टीचर का नेम भी बार बार यूज करना पड़ रहा है, हर चीज की डेटा रिपीटेशन हो रही है। ये जो टेबल हमने बनाई है ये बिल्कुल ही गलत बनाई है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज की रिपीटेशन हो रही है। तो इसके अंदर ये जो स्कीमा का जो फायदा है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें एक तो अलग अलग टेबल बनाना, उन टेबल के अंदर किस टेबल का किसके साथ रिलेशन दिखाना है, क्या क्या कंस्ट्रेंट होनी चाहिए। अब जैसे कि हमने यहाँ पर प्राइमरी की डिफाइन की है, फॉरेन की डिफाइन की है, ये सारा का सारा जो काम होता है वो किसके अंदर किया जाता है, स्कीमा के अंदर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्कीमा की। तो देखो डेटाबेस की जो स्कीमा होती है टोटल 3 टाइप की होती है। नंबर 1 लॉजिकल स्कीमा, नंबर 2 फिजिकल स्कीमा, नंबर 3 व्यू लेवल स्कीमा। लॉजिकल, फिजिकल और व्यू। अब देखिए समझने की बात क्या है, लॉजिकल का मतलब होता है जो कॉन्सेप्चुअल बताए, कॉन्सेप्चुअल मतलब कंडीशंस के बारे में बताए
कि आपके डेटाबेस के अंदर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आप अप्लाई करने वाले हो, वो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स किस में बताए जाते हैं, लॉजिकल स्कीमा के अंदर बताए जाते हैं। उसके बाद आता है फिजिकल स्कीमा, जैसे कि नाम से क्लियर है, आपका डेटा फिजिकली कहाँ स्टोर हो रहा है, इंडेक्सेस के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, फाइल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। एक्चुअल में जो कोडिंग की जाती है ना, जो कोडिंग वाला काम होता है ना, मतलब आप डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, डेटाबेस की डिजाइन करने की जो क्वेरी लिख रहे हो, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, अगर आप MySQL सर्वर की बात करें तो वो सारा काम किस में किया जाता है, फिजिकल के अंदर किया जाता है, कि डेटा एक्चुअल में रखना कहां पर है फिजिकली। व्यू स्कीमा क्या करती है कि डेटाबेस बन गया, डेटाबेस पे कंस्ट्रेंट भी लगा दिया, डेटाबेस में डेटा स्टोर भी होने लग गया, अब यूजर उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है, तो यूजर उस डेटा को एक्सेस करना चाहेगा तो यूजर को क्या कर देंगे, एक फ्रंट एंड प्रोवाइड कराएंगे, जिससे के थ्रू वो डेटाबेस के साथ में क्या कर सकता है, डीलिंग कर सकता है। दैट इज द व्यू स्कीमा। व्यू लेवल के ऊपर हम यहाँ पर काम करेंगे। तो बात करते हैं फिजिकल डेटाबेस स्कीमा की। दिस इज द एक्चुअल कोड और सिंटैक्स नीड टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। मतलब एक्चुअल में जो कोडिंग की जाती है ना, वो फिजिकल स्कीमा के अंदर की जाती है। फिजिकल स्कीमा ये इंफॉर्मेशन देगा कि डेटा एक्चुअल में स्टोर कहां पर करवाना है और किस फॉर्म में स्टोर कराना है, फाइल्स के फॉर्म में कराना है, इंडेक्सेस के फॉर्म में करवाना है डेटा स्टोर, वो फिजिकल डेटाबेस स्कीमा के अंदर डिफाइन किया जाता है। लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा की अगर बात करें तो लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा कंस्ट्रेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कंडीशंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, जो आप अपने डेटाबेस की टेबल्स के ऊपर या आपके कॉलम्स के ऊपर, फील्ड्स के ऊपर अप्लाई करने वाले हो। तो यहाँ पर इट डिफाइन द व्यूज, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, टेबल्स, इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा के अंदर डिफाइन की जाती है। व्यू लेवल स्कीमा की बात करें, व्यू डेटाबेस स्कीमा की बात करें, तो यूजर का डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करवाने की जो स्कीमा है वो व्यू स्कीमा है, कि व्यू लेवल के ऊपर हम बता रहे हैं। डिजाइन टू एबल द डिफाइन द इंटरेक्शन बिटवीन द एंड यूजर एंड द डेटाबेस। डेटाबेस और एंड यूजर मतलब जो क्लाइंट होगा और वो उसके साथ डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, वो एप्लीकेशन लेवल को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यूजर इज एबल टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ द इंटरफेस विदाउट नोइंग मच अबाउट द स्टोर्ड मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। पहली बात तो हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यूजर को कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि कैसे डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, कैसे डेटाबेस से डेटा निकल कर आता है, क्या पीछे कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं, किसी भी टाइप की नॉलेज नहीं होगी। बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल यूजर जो होगा वो व्यू डेटाबेस स्कीमा को देखेगा। तो ये होता है। अब समझने की बात ये होती है कि अगर हम लॉजिकल लेवल स्कीमा में कुछ भी चेंजेस करते हैं, अगर हम क्या करते हैं लॉजिकल लेवल स्कीमा के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो उसका फर्क किस पे नजर आएगा, उसका फर्क हमारा फिजिकल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर लॉजिकल में कुछ चेंजेस करते हैं तो फिजिकल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम चेंजेस करते हैं किसमें, फिजिकल स्कीमा के अंदर, फिजिकल में अगर कोई चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट जो होगा वो लॉजिकल में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, तो इसको समझने के लिए देखिए, फिजिकल स्कीमा में मैंने कहा जैसे कि डेटाबेस क्रिएशन का काम होता है, अगर हम डेटाबेस क्रिएशन में मतलब स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसके अंदर बनी हुई सारी टेबल्स के अंदर भी उसके अल्टरेशन होगा, मतलब लॉजिकल लेवल के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन लॉजिकल में चेंजेस करते हो तो फिजिकल में देखने को चेंजेस नहीं मिलेंगे। ये फिजिकल और लॉजिकल में डिफरेंस रहेगा। और व्यू लेवल तो आपने देख ही लिया, बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग है, वो तो क्लाइंट लेवल पे काम कर रही है, एक तरीके से फ्रंट एंड पे काम कर रही है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये था तीनों स्कीमा के बारे में। आगे बात करते हैं डेटाबेस स्कीमा के डिजाइन को लेकर, कि भाई डेटाबेस स्कीमा का जब डिजाइन क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे हम कि एक स्कीमा डिजाइन करने के लिए, कि पहले रिक्वायरमेंट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम उनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, ईआर डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में हम टेबल्स बनाएंगे, डेटाबेस डीबीएमएस डिसाइड करेंगे हम, फिर उनके बीच में टेस्टिंग करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो जब रिक्वायरमेंट हमारे को पता लगेगी कि भाई हमें ये रिक्वायरमेंट है इस एप्लीकेशन के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, उनमें से किसी एक मॉडल का यूज करते हुए हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि फ्लैट मॉडल जो होगा, और एक सेकंड मॉडल कर रहा हूँ रिलेशनल मॉडल। दोनों मॉडल मिलते जुलते से हैं। दोनों के अंदर क्या किया जाता है, टेबल्स बनाई जाती है, कॉलम्स डिफाइन किए जाते हैं उस तरीके से। जैसे कि आपने डीबीएमएस अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो उसके अंदर हम कुछ इस तरीके से टेबल्स बनाते हैं। उस टेबल्स के अंदर क्या करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की आईडी ले लेते हैं हम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं,
स्टूडेंट की एज ले लेते हैं और इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, टेबल डिफाइन कर देते हैं। 1 नंबर आ गया, यहाँ पर हमने कुछ भी लाइक राम नाम स्टोर करा दिया, 36 उसकी एज स्टोर करवा दी, और इस तरीके से हम इसकी टपल्स बनाते चले जाते हैं। तो चाहे फ्लैट मॉडल ले लीजिए चाहे रिलेशनल मॉडल, देखो रिलेशनल मॉडल फ्लैट मॉडल का एडवांस वर्जन कहा जा सकता है कि इसके अंदर उसको एडवांस लेवल पर या जो फ्लैट मॉडल में जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको दूर करते हुए रिलेशनल मॉडल बनाया। रिलेशनल मॉडल का यूज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर आप डेटाबेस यूज करना चाहते हो तो उसके अंदर भी यूज किया जा सकता है किसका, रिलेशनल मॉडल का। आगे बात करें हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल, इसका यूज करते हुए भी आप डेटाबेस में डेटा स्टोर करवा सकते हो। दोनों में फर्क क्या रहेगा, हायरार्किकल के अंदर 1 to many का यूज होता है। 1 to many का मतलब क्या होगा कि मतलब एक फील्ड सेट है या एक टेबल है, उसका मल्टीपल के साथ में रिलेशन चल रहा है, एक का मल्टीपल के साथ में रिलेशन चल रहा है, तो इस तरीके से है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेटवर्क मॉडल का, तो इसके अंदर क्या होता है, मैनी टू मैनी का रिलेशन देखने को मिलता है। मैनी टू मैनी का मतलब क्या रहेगा कि मान लीजिए कि इसका भी मल्टीपल के साथ में रिलेशन है, इसका भी मल्टीपल के साथ में, और इसका आगे भी मल्टीपल के साथ में रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो नेटवर्क मॉडल है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो टेबल्स बनाए हैं, जो फील्ड सेट्स बनाए हैं, उनके आपस में आपने क्या रिलेशंस डिफाइन किए हैं, उस रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर आप इनमें से किसी एक मॉडल को डिसाइड करते हुए डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर करवा सकते हो। आगे बात करें स्टार मॉडल और स्नोफ्लैक मॉडल। स्नोफ्लैक है, एक्चुअली ये स्पेलिंग गलत लिखी गई, SNOW आएगा यहाँ पर, SNOW, स्नोफ्लैक मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि एक आपके पास में एक मेन टेबल होगी, इसमें एक मेन टेबल होगी जिसे कि हम क्या बोलेंगे, फैक्ट टेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैक्ट टेबल बोलेंगे। और उसके बाद में कुछ आपके पास में डिपेंडेंट टेबल्स होगी। डिपेंडेंट टेबल्स जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन टेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमेंशन टेबल, डायमेंशन टेबल। तो एक फैक्ट टेबल हो गई और बहुत सारी डायमेंशन टेबल हो गई। फैक्ट टेबल एक तरीके से इंडेक्स की तरह काम करेगा। इंडेक्स की तरह मतलब इसके अंदर क्या होगी, आपकी काउंटिंग स्टोर होगी और उसके बेस पे इन डायमेंशन टेबल से डेटा रिट्रीव होकर आएगा। किसके अंदर की बात कर रहा हूँ, स्टार टेबल के अंदर बात कर रहा हूँ। अगर स्नोफ्लैक मॉडल की बात करूं तो वही सेम फैक्ट टेबल होगी, डायमेंशन टेबल होगी, और डायमेंशन टेबल के आगे सब डायमेंशन टेबल भी अगर आपको मिल जाती है, सब डायमेंशन टेबल भी आपको देखने को मिल जाती है, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, स्नोफ्लैक टेबल के अंदर आ जाएगी। कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो ये डायग्राम कि इसमें होगा क्या, सबसे पहले आपका जो क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आई वो कहां पहुंचेगी, फैक्ट टेबल के पास पहुंचेगी। फैक्ट टेबल ये बताएगा कि भाई वो डेटा इनमें से कौन सी डायमेंशन टेबल में पड़ा है। मान लो 1 नंबर में पड़ा है, या 2 नंबर में है, या 3 नंबर में है, या ये 4 नंबर में है, या 5 नंबर में है। तो सबसे पहले डेटा जिसमें भी पड़ा होगा फैक्ट टेबल के थ्रू हम उस पर्टिकुलर डायमेंशन टेबल के पास पहुंच जाएंगे और उस डायमेंशन टेबल से डेटा निकाल लेंगे, अगर स्टार मॉडल की बात करें तो। और स्नोफ्लैक इसका एडवांस वर्जन है। डायमेंशन टेबल से फिर वो डाटा कहाँ जाएगा, सब डायमेंशन टेबल में जाएगा और वहां से डेटा को रिट्रीव करके लेकर आएगा। एडवांटेज की बात करें, अब ये पूरा हमने स्कीमा पढ़ लिया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एडवांटेज की बात करें, आपने अभी देख ही लिया कि अगर हम स्कीमा का यूज करते हैं तो हम ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, डेटा की इंटीग्रिटी मिलेगी, मतलब ना तो गलत डेटा एंटर होगा कभी भी और ना ही कभी गलत डेटा रिट्रीव होकर आएगा। डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। यहाँ पर डेटा की सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब अनऑथराइज पर्सन को कभी भी डेटा एक्सेस करने की परमिशन नहीं मिलेगी अगर डेटा की हम बेस की स्कीमा डिजाइन करते हैं। तो परफॉर्मेंस तो बेटर आएगी, क्योंकि अगर हमारा डेटा रिपीटिशन बंद हो जाएगा तो डेटा की परफॉर्मेंस ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंट क्वेरिंग, देखो अगर हमारा अच्छे से स्कीमा डिफाइन की हुई है तो फायदा क्या होगा, जब हम एक मल्टीपल क्वेरीज लगाते हैं, नेस्टेड क्वेरीज लगाते हैं या सब क्वेरीज लगाएंगे, तो हमारा जो क्वेरी लगाने का जो तरीका होगा वो एफिशिएंट होगा, मतलब सही क्वेरी लगा पाएंगे। छोटी क्वेरी से ही हम रिजल्ट निकलवा पाएंगे, मतलब हमें ज्यादा नेस्टेड नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार आपने डेटाबेस में देखा होगा कि अगर हम डेटाबेस की स्ट्रक्चर सही नहीं बनाते हैं तो हमें क्वेरी बनाना ही बड़ा हार्ड हो जाता है। तो अगर आपकी सही स्कीमा डिफाइन की हुई है तो क्वेरी बनाना भी आसान होगा, डेटा को रिट्रीव करना भी आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा डेटाबेस स्कीमा के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।